सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो बहुत ही काम की चीज है। एक तो कि आपके बैटरी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो सुनना ध्यान से। तो बैटरी का जो है ना वो ईएमएफ मेजर कर लेता है सबसे पहले। तो आप जब भी वोल्ट मीटर लगाओ, है ना, तो वोल्ट मीटर लगाने पर वो क्या रीडिंग देता है, तो वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है। वोल्ट मीटर का वी का फॉर्मूला क्या था आपका, ई माइनस आई आर, है ना। ये मैंने वोल्ट मीटर लगाया तो वो क्या रीडिंग देगा मुझे, वी का, टर्मिनल वोल्टेज का। अगर मुझे बैटरी का ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ कैसे निकल सकता है, सोचो ध्यान से। तो दो तरीके हो सकते हैं, है ना। मेरा वोल्ट मीटर जो है वो सीधा रीडिंग ईएमएफ का दे दे, उसके दो तरीके हो सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन में मैं अगर करंट की वैल्यू जीरो कर दूं या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर दूं। ये दोनों अगर जीरो हो जाए तो दोनों में से कोई भी एक, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू ई। तो मेरा जो टर्मिनल वोल्टेज है वही बैटरी का ईएमएफ बन जाएगा, है ना। तो ईएमएफ मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज होता है सबसे पहले तो। अब उसमें आपने जो ऊपर देखा कि करंट जीरो कर दो या फिर रजिस्टर जीरो कर दो, वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल वो रजिस्टर वो बैटरी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो कभी जीरो नहीं हो सकती। तो आप क्या जीरो कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट जीरो करना है। और करंट को जीरो करने का काम है वो आपका पोटेंशियोमीटर हमेशा ही करता है। आपको ये याद रखना है ना। अभी कैसे करता है वो हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। अब देखना ध्यान से, एक फॉर्मूला है मेरे पास V इज इक्वल टू आई आर करके, तो देखते जाना। उसमें आई और आर के बदले में क्या लिखूं, रो एल बाई ए, है ना, ये V हो गया। अब पोटेंशियोमीटर आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, उसकी फिगर बनेगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन उसमें कुछ जुड़े जाते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट, और है ना, ये बेसिक आपका है, फंडामेंटल फिगर है ये पूरा। ये बेसिक फिगर है, इसमें हमने कोई भी एप्लीकेशन के लिए हमें इसको यूज नहीं किया, जनरलाइज फॉर्मूला, जनरलाइज फिगर है ये। तो ये ऐसा होता है, ये जो पार्ट है ना इसको कहा जाता है ऑक्सिलरी सर्किट, है ना। ऑक्सिलरी सर्किट मतलब जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी सर्किट है उसको चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बैटरी, फिर ये रजिस्टर, ये छोटा सा मतलब ये सेल है, तो ईएमएफ और आर। अगर इसके बदले आप सीधा ये वोल्टेज की वी वोल्ट की बैटरी ड्रॉ कर दे तो भी चलता है ना, ये सेल बना है उसमें। फिर उसके बाद ये रजिस्टर बॉक्स, है ना, ये मतलब वेरिएबल रजिस्टर, यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, वेरिएबल रजिस्टर, तो भी चलता है। और ये की दी गई है, तो आप सर्किट में ऐसा भी चेंजेस कर सकते हैं, दोनों सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देखो आप राइट साइड में, आपने मीटर ब्रिज में 1 मीटर का वायर देखा था, वो भी यूनिफॉर्म। यहाँ पर जो वायर होता है वो 7 से 10 मीटर लंबाई, 4 से 10 होती है, 7 से 10 होती है, इतने मीटर की लंबाई होती है। अब आप सोचो ध्यान से कि 10 मीटर का वायर है तो 10 मीटर का रूम मतलब बहुत ही बड़ा वायर हो जाएगा, तो आप सीधा तो उसको लगा नहीं सकते एक तो, है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पार्ट बनाना पड़ेंगे। तो ये ऐसे करते हैं, एक वायर यहाँ से गया, फिर यहाँ से उसको घुमा दिया, ऐसे 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 करके, मतलब आपको छोटे पार्ट में ये आपका मतलब पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कवर हो जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो उसको ऐसे मोड़ा जाता है पूरे वायर को, है ना। और उसके नीचे यहाँ पर स्केल बनाई नहीं गई है, आपके पूरे इंस्ट्रूमेंट में एक पूरा पूरा बहुत ही बड़ा बोर्ड होता है ना, कार्डबोर्ड जैसा एक लकड़े का, उसके ऊपर इसको माउंट किया जाता है। और उसके नीचे एक यहाँ पर एक स्केल दी गई होती है ना, क्योंकि लेंथ मेजर करनी होती है इसमें। जैसे मैंने कहा मीटर ब्रिज के नीचे भी एक स्केल थी, वैसे यहाँ भी एक नीचे स्केल होती है इसके। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि एक जो वायर यूज हुआ है, एक ही वायर यूज होता है और यूनिफॉर्म वायर है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होगा, एक तो, एक ही वायर है इसकी वजह से। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट होगा और करंट भी कांस्टेंट होगा, है ना। वो हम जैसे डिस्कस किए थे वैसे ही है ना। ये जो भी है वो भी आपका कांस्टेंट ही होगा, है ना। यहाँ से करंट आई गया तो पूरे वायर में सीरीज को में सीधा तो है, तो कोई डिवाइड तो होने का कोई चांस है नहीं। तो रो ए और आई तीनों जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपका जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। और प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो मैं इसको लिखूंगा वहां पर के एल, और के का फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ, और उसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट ना। ये सुनना ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, और ये एमसीक्यू में आपके आ चुका है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट पूछा था उसने, बताओ क्या होगा इसका यूनिट। वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, यस वेरी गुड। तो वोल्ट पर मीटर ये जो है उसका यूनिट होगा, है ना। या फिर के को आप ऐसे भी देख सकते हैं, के की वैल्यू क्या है बताओ, तो आई रो डिवाइड बाई ए, है ना। यही तो है कांस्टेंट, उसके बदले तो मैंने के लिखा हुआ है ना। तो आई रो बाई ए के बदले अगर आपको पूछ ले तो वो भी आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है ये।
तो भी ऐसा टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, आई रो डिवाइड बाई ए, उसका तो वो बता दीजिए यूनिट आपको, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना। तो वोल्ट पर मीटर, ये आप वर्ड यूज ध्यान से देखना, ये शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है, कुछ सेट और इसमें पूछा जाता है नहीं वर्ड्स में। तो ये है कि वोल्टेज जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है ना, ये बात आपको याद रखनी है। और जब भी आपको वोल्टेज से आपको वोल्ट मीटर से सीधा आपको ईएमएफ निकालना है तो आपको करंट करना चाहिए जीरो, है ना, एक ये कंडीशन है। तो ये जो नीचे आपने पूरा छोटा सा डेरिवेशन किया वही है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम देखते हैं उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, दोनों जो एप्लीकेशन है वो मैं फिर से बता रहा हूँ, दोनों एप्लीकेशन आपके एग्जाम के लिए 3-3 मार्क या फिर 2-2 मार्क में। पहली एप्लीकेशन है 2 मार्क में, दूसरी एप्लीकेशन है 3 मार्क में, तो थोड़ा उसमें डेरिवेशन लंबा है, तो वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, 4 स्टेप में खत्म हो जाएगी, है ना। देख पा रहे हैं आप, देखिए राइट साइड में ऊपर वही फिगर है सेम, जैसे मैंने कहा ना कि उसको बैटरी से रिप्लेस कर दीजिए, है ना। तो बैटरी मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिर ये वेरिएबल वहां पर आरबी मतलब रजिस्टर बॉक्स, है ना। आप जब ये रजिस्टर बॉक्स को आपने देखा नहीं होगा, जब आप लैब में जाओगे तब देखोगे अब, है ना। तो अभी तो लैब बंद है, सभी तो आपने देखा नहीं होगा। रजिस्टर बॉक्स एक डब्बे जैसा होता है, ऐसा ऐसे, और इसमें बहुत सारे ऐसे 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 रजिस्टर लगाए होते हैं ऐसे, है ना। तो इसमें से एक एक उठाना होता है रजिस्टर, तो अकॉर्डिंग टू वो कैसे आप मतलब उसमें रिमूव करते हैं रजिस्टर, तो उसके हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट होती है ना। तो ये रजिस्टर बॉक्स आप डब्बा लैब में जाकर देखेंगे, तो वो रजिस्टर बॉक्स होता है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलिए अब देखो, ये तो नीचे का पार्ट था, ये बेसिक था आपका इतना, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। ये जो इतना पार्ट है आपका बेसिक पार्ट है। अब उसको अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो चलो देखते हैं क्या किया गया। तो पहले तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। 2 अलग अलग सेल है और 2 अलग अलग सेल का ईएमएफ को हमें करना है कंपैरिजन, ये है आपकी एप्लीकेशन का नाम, है ना। तो 2 अलग अलग सेल चाहिए जिसका मुझे कंपैरिजन करना है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर में देख पा रहे हैं 2 सेल, यहाँ पर देखो ये E1 सेल, ये E2 सेल, ठीक है। तो ये दोनों सेल का मुझे कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन के लिए मुझे एक फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर। और यहाँ पर आप राइट साइड में ये देख रहे हैं ऐसी स्विच है, देखो ये ऐसी 1 2 3 ऐसे करके, है ना। तो आप उस स्विच को जरा ध्यान से देखो। अगर मैं पहली और तीसरी स्विच को कनेक्ट कर दूं, है ना, देखो मान लो कि मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा ही करना है, दो बारी बारी ये करना है, पहले पहली तीसरी करो फिर दूसरी तीसरी करो। तो पहली और तीसरी मैंने कनेक्ट कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका E1 जो सेल है ना वो सर्किट क्लोज कर रहा है। अब E2 जो सेल है वो तो निकल जाएगा सर्किट से। आपका करंट कब फ्लो होता है, जब भी आपका सर्किट क्लोज हो। तो आप देख पा रहे हो कि E2 जो है वो तो ओपन सर्किट हो गया पूरा, है ना। तो वो आपकी वर्किंग कंडीशन में है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका E1 वाला जो सेल है वही अभी आपकी पोटेंशियोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ऐसा हुआ। अब तीसरे नंबर की जो स्विच है वो आपको लगानी है गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक एंड गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो एंड है वो आपको लगाना है जॉकी की के साथ। जॉकी की के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, है ना। एक पेन जैसा पार्ट होता है ऐसे, और यहाँ से एक वायर अंदर जाता है और ये वायर आपका कनेक्टर की तरफ, और उसको आपको वहां से ऐसे लाइन टू लाइन घुमाना है और नल पॉइंट फाइंड करना है। वैसे भी यहाँ भी वही है, नल पॉइंट ही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थियरी। पहले हम कंडीशन में, सबसे पहले मैं स्विच जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ, पहली और तीसरी, पहली स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ, पहली और तीसरी स्विचिंग कंडीशन मैं यहाँ पर लिखूंगा, स्विचिंग कंडीशन फर्स्ट 3, है ना, पहली और तीसरी मतलब 1 2 3 ऐसे। तो इसका मतलब कि आपकी कौन सी सर्किट चल रही है, देखो ए से चालू होकर E1 और 1 3 ऐसे गैल्वेनोमीटर, है ना। ये जो E2 वाला सेल है वो अभी निकल चुका है सर्किट में से। उसके बाद हमें करना क्या है कि गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा पॉइंट है वो हमने जॉकी की के साथ लगाया हुआ है, तो वो की को मैं यहाँ पर रखूंगा सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर, और उसमें से यहाँ पर घुमाना चालू करूंगा, ऐसे घुमाया घुमाया घुमाया, ऐसे में घुमाता गया ऐसे घुमाता गया, और ये यहाँ पहुंचा। और जैसे ही यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर मैंने ऐसा देखा गैल्वेनोमीटर में कि डिफ्लेक्शन तो 0 हो गया, और डिफ्लेक्शन 0 हुआ, उसका मतलब मैं उसको नाम दूंगा उस पॉइंट को नल पॉइंट। आपने ऑलरेडी ये नाम सुना है ना। नाम कहाँ सुना है, ये मीटर ब्रिज में। तो इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा नल पॉइंट, और 2 नल पॉइंट है यहाँ पर, तो एक को N1 दे देता हूँ नाम, तो N1। और मैं जो लेंथ है वो मेजर करूंगा कहाँ से, ए से लेकर
N1 तक की लेंथ, नीचे स्केल होगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक स्केल आपकी प्रैक्टिकल में लगी हुई होती है, तो मैं उसकी लेंथ मान लो कि मुझे L1 मिल रही है ना, फॉर एग्जांपल जनरलाइज फॉर्मूला हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे AN1 का जो वैल्यू है वो L1 लेंथ मिल रहा है। एक तो क्या बात हुई कि करंट जीरो हो गया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आया, इसका मतलब सीधा ये हो रहा है कि आपका जो करंट है ना, सुनना ध्यान से, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आया, उसका मतलब कि करंट आपका जीरो हो रहा है। फॉर्मूला याद कीजिए, V इज इक्वल टू E माइनस IR। क्या ये पीछे से पूरा टर्म हट गया है? तो इसका सीधा मतलब कि V इज इक्वल टू E चल रहा है, और आपने अभी देखा था फॉर्मूला V इज इक्वल टू KL। तो क्या मैं इसको अब पहला फॉर्मूला क्या लिखूंगा बताओ? EMF लिख सकता हूँ ना, V तो E है, तो V1 के बदले में E1 लिखूंगा, तो E1 इज इक्वल टू KL1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आधी थियरी हो चुकी है। ये समझ में आया क्या किया? करंट जीरो किया, इसका मतलब आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वही EMF है, और उससे आगे हमने उसके प्रिंसिपल में क्या देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो V इज इक्वल टू KL। तो यहाँ से V के बदले में क्या लिख सकता हूँ, उसको E भी तो लिख सकता हूँ, तो E1 इज इक्वल टू KL1। सेकंड स्विचिंग कंडीशन, दूसरी और तीसरी दोनों स्विच को कनेक्ट किया है मैंने, है ना। अब देखो दूसरी और तीसरी स्विच को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब ये हट चुका है, ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने इसको सेकंड कंडीशन में, है ना। तो E1 वाला जो सेल है वो निकल चुका है। फिर से मैंने घुमाना चालू किया, ए से यहाँ पर घुमाता गया, यहाँ से घुमाया घुमाया घुमाया, और यहाँ पर अब आके मुझे दिखा कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो मुझे इसको नाम देना चाहिए नल पॉइंट, और नल पॉइंट का नाम है यहाँ पर N2। नीचे मेरे पास स्केल है, तो N2 की लेंथ मैंने मेजर कर ली L2 यहाँ से। बताओ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बताइए क्या होगा? E2 equals to KL2. यस, E2 इज इक्वल टू KL2। वेरी गुड, वही इक्वेशन नंबर 2 खत्म। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 लगा दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, सो वी कैन राइट E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2। खत्म हो गया थियरी। क्या कंपैरिजन हो गई दोनों सेल की? किसके साथ? लेंथ के साथ। अगर आपको तीन चीजें दी जाए तो क्या आप चौथी निकाल सकते हैं इसमें? ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन जो है MCQ बनते हैं। ये देख लेना एक बार, कुछ सेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टफ पेपर निकालना है तो आपको ये छोटा सा पार्ट ही नहीं पता होता। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस जस्ट आपको फिर उसमें पुट करना है।